नमस्कार पितृ भारत में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अभी महाराष्ट्र में एक प्रचंड जीत हुई एक पर्टिकुलर महायुति की। उसके बाद भी अभी तक सरकार का गठन नहीं हो पा रहा है। ऐसा लगता है कि काफ़ी कुछ मंथन चल रहा है या काफ़ी कुछ इंटरनल डिस्कशन चल रहे हैं। विपक्ष का कहना यह है कि जो है सत्ता पक्ष अपने गठबंधन के साथियों को कुछ देना नहीं चाहता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले 2-3 दिन में महाराष्ट्र में सत्ता किस तरह से जो है शपथ लेगी और किस तरह से विभागों का बंटवारा होगा। सक्सेना साहब, आपने देखा कि एक प्रचंड बहुमत मिला। बीजेपी ने लगभग 150-145 सीट लड़ी थी, उसके बाद 132 सीट के आसपास आंकड़े हैं उनके पास। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार उनके साथ में संगठन में थे। अभी तक 2-3 दिन पहले तक ये तय था कि फडणवीस नहीं बढ़ना है। कभी आपको लगता है कि बीजेपी भी जो शीर्ष नेतृत्व है फडणवीस पे तय हो चुकी है? एक पॉइंट पे बात करते हैं जी। क्या बीजेपी मेंटली फडणवीस के लिए तय कर चुकी है या बीजेपी के इंटरनल प्रोसेस में भी फडणवीस बनाम कोई और भी हो सकता है? नहीं, बीजेपी के इंटरनल प्रोसेस में तो फडणवीस को पसंद नहीं कर रहे हैं लोग इंटरनल, और कह पा नहीं रहे हैं क्योंकि इंटरनल मतलब कैसा कहना चाहते हैं? शीर्ष नेतृत्व या शीर्ष नेतृत्व नहीं, विधायक जो महाराष्ट्र की कोर जो लोग उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? उसके पीछे यही है कि हम आगे बढ़े। ये कई बार मुख्यमंत्री रह लिए, इन्हें कहीं और बनाया जाए। नहीं, क्या आपको लगता है फडणवीस का त्याग सीएम बनने के बाद डिप्टी सीएम की सीट एक्सेप्ट करना, फिर उसके बाद संघर्ष करके अभी ये चुनाव जितवाना, क्या आप ये चाहते हैं कि हर तरह से यही हो जैसे राजस्थान में जितवाया किसी ने और मुख्यमंत्री किसी और को बना दिया? क्या ये बीजेपी नेतृत्व ऐसा करता रहेगा? देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में अगर आप गडकरी जी को माइनस करते हैं तो ये भूल है। आपको ध्यान, क्या आपको उम्मीद लगती है कि गडकरी भी दावा ठोक रहे हैं? वो खुद तो दावा नहीं ठोक रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति में, पर वो चाह रहे हैं कि उनका सबऑर्डिनेट या कोई मित्र उनका बन जाए, क्योंकि तो फडणवीस भी गडकरी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। नहीं, वो अब आउटडेटेड दोस्त हो गए, उनकी प्रासंगिकता बहुत सीमित हो गई है। गडकरी के इंटरेस्ट बहुत अलग टाइप की हैं। क्योंकि लगता है आपको फडणवीस अब शीर्ष नेतृत्व के साथ ज़्यादा क्लोज है, इसलिए गडकरी के साथ ऐसा हो गया है? देखिए, गडकरी के बारे में अभी कुछ कई पेपर्स में और मीडिया के अन्य तरीके से भी आया है कि गडकरी एक बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी की रेस में है और आगे है ना। मैं नहीं कह सकता प्रधानमंत्री पद की, क्योंकि मोदी जी का भी हटने का प्रश्न ही नहीं है, जनता ने इलेक्ट किया, पर वो रेस में है। तो क्या आपको लगता है कि वो मुख्यमंत्री के लिए भी रेस में होंगे क्या फिर? जब अगर जी, मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री पद महाराष्ट्र का बहुत छोटा पद नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण पद है और इन्हीं पदों से जंप किया जाता है। मुझे ये नजर आता है सक्सेना साहब कि फडणवीस का नाम तो बीजेपी तय कर चुकी है, उनके साथ छेड़छाड़ करने पे वो महाराष्ट्र में आगे चल के कुछ ऐसी गलती नहीं दोहराना चाहते, लेकिन एकनाथ शिंदे मुझे लगता है अड़ गए हैं। देखिए, एकनाथ शिंदे ने तो मान लिया है, वो टर्मिनल पॉइंट पर पहुंच गए हैं राजनीति में, इससे आगे उन्हें जाना नहीं है किसी भी। क्या आपको लगता है कि एकनाथ शिंदे इस तरह की डिले टैक्टिस करके अपनी स्थिति खराब कर रहे हैं? नहीं, नेचुरली जब आप एक अलायंस में हैं और आप छोटे नंबर पे हैं और बड़े नंबर पे दूसरा है, तो आपको कंप्रोमाइज करना चाहिए। नहीं, दूसरी एक चीज और है कि एकनाथ शिंदे अगर कोई अल्टरनेट भी ढूंढते हैं तो उनके पास अल्टरनेट तो है नहीं। महायुति से बाहर जाकर अल्टरनेट उनके पास है नहीं। इंडिया गठबंधन के बाद इतने सारे लोग नहीं हैं कि जो एकनाथ शिंदे, वो एक बार प्रयास कर चुके हैं अजीत पवार के साथ बात करने पर। नहीं, आप एक चीज़ देखिए, बहुत सी चीज़ें में सरफेस पे दिखती हैं, बहुत सी नहीं दिखती हैं। जब शिवसेना टूटी थी तो कोई नहीं जानता था कि एकनाथ शिंदे का जो मौजूदा रोल है। शिवसेना में भी एकनाथ शिंदे बहुत रिलायबल आदमियों में से नहीं। जिस तरह से आपने कहा कि बीजेपी के इंटरनल लोग हैं, इंटरनल का सपोर्ट, उसी तरह से एकनाथ शिंदे के इंटरनल लोग भी नहीं चाहते कि एकनाथ शिंदे बने। नहीं, एकनाथ शिंदे का बहुत छोटा ग्रुप है। मुझे ऐसा लगता है कि एकनाथ शिंदे जी वो मर्ज करेगा या भागेगा तो वो एक संग भागेगा, उसमें
तोड़ फोड़ हो नहीं पा रही है, वरना हो रही होती तो अभी तक एक नाथ शिंदे जी किसी किनारे की बेंच पे बैठे होते। बात ऑर्गेनाइज नहीं, मुझे ऐसा नजर आता है सक्सेना साहब, जी तोड़फोड़ तो बहुत आसानी से हो जाएगी। उद्धव ठाकरे वेट कर रहे हैं अमित शाह के फोन कॉल का। यदि अमित शाह उद्धव ठाकरे को फोन करते हैं तो उद्धव ठाकरे, क्योंकि इंडिया गठबंधन में अपने को घुटन महसूस कर रहे हैं और उनकी राजनीति ऑलमोस्ट खत्म है अगर यदि वो महायुति के साथ नहीं जुड़े। मेरा मानना है कि उद्धव ठाकरे निश्चित रूप से वेट एंड वॉच की स्थिति में है। अल्टीमेटली उद्धव ठाकरे ने जो है महायुति ज्वाइन करनी है, लेकिन क्योंकि वो ये अपना सम्मान ढूंढ रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि एकनाथ शिंदे से अगर कुछ खटकती है तब हमारा प्रासंगिकता बनती है, तब हम उसमें होंगे। अदरवाइज वो शिंदे के रहते अगर उद्धव ठाकरे छोटे तीसरे नंबर के भाई के बनकर महायुति में आए तो शायद उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ऐसा नजर आता है कि एकनाथ शिंदे अपने बार्गेनिंग पॉइंट पर लगे हुए हैं, लेकिन बीजेपी उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। निश्चित रूप से जो टाइम गेन किया जा रहा है वो वेट एंड वॉच हर तरह से हो रहा है। एक तरफ उद्धव ठाकरे अपनी तरफ वेट कर रहे हैं कि शायद इन्विटेशन आए तब हम ज्वाइन करें। अल्टीमेटली मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि एकनाथ शिंदे भी समझ जाएंगे जब और सरकार बन जाएगी तो सरकार बनने के बाद उद्धव ठाकरे महायुति के ही मेंबर आपको नजर आएंगे, क्योंकि भविष्य में उनको महायुति सरकार के अलावा कहीं भी उनका राजनीतिक भविष्य नजर नहीं आ रहा है सक्सेना साहब। तो मुझे नजर आता है कि केवल वेट एंड वॉच की स्थिति हो रही है। बिल्कुल बीजेपी डिले भी इसलिए कर रही है कि बजाय एकनाथ शिंदे को नाराज किया जाए, क्योंकि बीजेपी की वर्किंग अगर हम मॉरल ग्राउंड पे देखें तो बीजेपी इस तरह से प्रोजेक्ट कर रही है कि हमारे जो साथी हैं हम उनके साथ बातचीत करके ही फाइनल करेंगे, जबकि इंटरनली उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि एकनाथ शिंदे जो उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं ऐसी स्थिति में, जैसे कि छनकर आ रहा है कि वो गृह मंत्रालय चाहते हैं। मेरे ख्याल से रीथिंकिंग का तो प्रोसेस चालू हो गया है बीजेपी में भी, इनके संग रहा जाए या ना रहा जाए, कौन रहा है कौन ना रहा है ये बात अलग है, पर जो इनका फीडबैक है पूरी नेशनल इमेज पे इम्पैक्ट डाल रही है एकनाथ जी का चरित्र से। एकनाथ शिंदे मुझे लगता है कि वो जमाना भूल गए हैं जब उनको बीजेपी ने साथ देते हुए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया और उद्धव ठाकरे के साथ जो नेचुरल अलायंस था वो तोड़ा। अब मुझे लगता है एकनाथ शिंदे की बारी है कि उनका राजनीतिक ग्राफ नीचे आए यदि वो इस तरह से ही बार्गेन करते हैं। उनको चाहिए था कि वो सरकार बनने देते और उसके बाद मंत्रालय तो बाद में डिसाइड होते हैं, उसमें कम से कम डिप्टी सीएम का पद तो ले सकते थे। लेकिन सक्सेना साहब मुझे लग रहा है कि वो डिप्टी सीएम का पद भी खुद नहीं चाहते हैं। उनको एक ऑफर किया गया था कि आप केंद्र में आ जाएं और अपनी जगह किसी और को डिप्टी सीएम नहीं, उन्हें स्पीकर का पद दिया गया। इंडिपेंडेंट स्पीकर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पद है और वो अगर ईमानदारी से कोई काम करना चाहे तो ओम बिरला जी कर ही रहे हैं और भी स्पीकर पहले करते रहे। अब वो भी नहीं चाहते हैं। वो क्या आप कहना चाहते हैं कि लोकसभा स्पीकर उनको नहीं, वो लोकसभा नहीं विधानसभा के स्पीकर अब अमित शाह जी नहीं चाहते हैं। मेरे जहां तक मेरी जानकारी है कि वो केंद्र की टीम के मेंबर बने। नहीं, इसी तरह से कमोवेश अगर आप अजीत पवार की देखें, उन्होंने चुनाव के समय कुछ बातें बीजेपी की नहीं मानी, तो मुझे लगता है वो तो स्ट्रेटेजी थी पॉलिटिक्स की। नहीं, उनके में पवार साहब और इनमें बहुत अंतर है। ये टोटल सरेंडरिंग मूड में और विद्रोह करके आए थे। पवार जो परिवार है उसकी अपनी, मेरे को तो अभी भी नहीं लगता चाचा भतीजा जी, मुझे अभी भी लगता है फिल्म चाचा भतीजा चल रही है। मुझे लगता है देखिए, अगर बीजेपी चाहती दोस्तों तो अभी एकनाथ शिंदे की बात न मान के अजीत पवार के साथ उन्होंने शपथ ले ली होती, लेकिन बीजेपी चाहती है कि ये खुद ऐसी स्थिति में आए जिसमें पब्लिक में इनकी इमेज खराब हो और राजनीति का इनका ग्राफ नीचे गिरे और अल्टीमेटली तो उद्धव ठाकरे आएंगे। तो दोस्तों मुझे मानना है कि आने वाले समय पे उद्धव ठाकरे डिप्टी सीएम हो सकते हैं बीजेपी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में। वो देवेंद्र फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम का पद ले सकते हैं और अजीत पवार भी डिप्टी सीएम का पद लेंगे। और एकनाथ शिंदे साथ में रहते हुए भी शायद कोई सीएम जैसी पोजीशन में नहीं आ पाएंगे, डिप्टी सीएम की पोजीशन में अगर उन्होंने इसी तरह से जिद बनाए रखी और उसके बाद उनकी मजबूरी होगी कि वो महायुति के साथ ही चलें। आने वाले समय पे ये बीजेपी के लिए
एक सबक हो गया है कि उन्हें तोड़फोड़ करनी पड़ेगी उद्धव ठाकरे के साथ, और साथ साथ शरद पवार के भी जो एमएलए हैं वो भी शायद जा सकते हैं बीजेपी के साथ, या कुछ इंडिपेंडेंट मर्जर भी हो सकता है। लेकिन बीजेपी 144 से आंकड़े से ऊपर निकलेगी आने वाले 2-3 महीने में, चाहे वो किसी भी तरह से मिलके या कहीं कंप्रोमाइज करके बनाए। बिल्कुल उद्धव ठाकरे भविष्य के डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के मुझे नजर आते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे को ये नजर आ रहा है कि बीजेपी के साथ ना जाके उन्होंने गलती की है। उद्धव ठाकरे बीजेपी के स्वाभाविक रिश्तेदार हैं, बहुत साल अंडरस्टैंडिंग रही है। अब ये एक जो उन्होंने पश्चाताप भी होगा अगर वो ज्वाइन करते हैं, अगर और बहुत अच्छे बेहतर विकल्प है शिंदे का जी है, और वो बीजेपी भी स्वीकारती है, महाराष्ट्र का जनमानस भी स्वीकारता है। अब सबसे अगर उद्धव ठाकरे नॉर्मली अगर इस बात को, हालांकि ये भी बात मिली थी कि संजय राउत भी मिले थे, अगर संजय राउत उनका मैसेज लेके गए थे तो शायद उन्होंने भी कोई शर्त लगाई होगी, तो बीजेपी ने वेट एंड वॉच की स्थिति रखी। लेकिन ये तय है कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे और डिप्टी सीएम उद्धव ठाकरे, कुछ और लोग भी हो सकते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे भी आने वाले समय में डिप्टी सीएम या एक महत्वपूर्ण मंत्रालय के साथ महायुति में सेंटर में भी आ सकते हैं जी उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे के बारे में एक चर्चा है जो महाराष्ट्र के पेपर में है कि उद्धव ठाकरे राज्यसभा में जाएंगे, नंबर 1 बात जी, और नंबर 2 जो डिप्टी सीएम का पद है अगर प्रपोजल हुआ तो उनका बेटा बनेगा, जो अभी तक लोकल पेपर्स में नहीं, मुझे ऐसा नहीं नजर आता कि वो आदित्य ठाकरे को इस तरह से डिप्टी सीएम कोई भी एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे की 20 सीट है जी, और बीजेपी के पास अल्टरनेट है अजीत पवार जी, और साथ में शरद पवार का जी। राजनीति 2 विषय को ध्यान में रखकर की जा रही है, एक सेंटर में जो एंट्री हो जाए, एंट्री है जी, वो एनडीए जो गठबंधन है उसको मजबूत करना है ताकि आने वाले समय पे और ब्लैकमेलिंग की पोजीशन ना आए। तो अगर मान लो उद्धव ठाकरे आते हैं तो उनका 2 फायदा होता है कि एक तो वो सेंटर में जो उनके एमपी हैं वो उसके गठबंधन के, एनडीए गठबंधन के सदस्य हो सकते हैं। इसी तरह से अजीत पवार भी ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो बार्गेन कर पाए। अजीत पवार सरेंडर है, करे हुए हैं वो पूरे इनके संगे, बीजेपी के संगे। वो बीजेपी उन्हें कितना ऑनर देती है या तिरस्कार करती है वो एक अलग मुद्दा है। दोस्तों, आने वाला समय उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे का स्थान लेने जा रहे हैं, और निश्चित रूप से आने वाले समय में शिवसेना भी जो 2 टुकड़े दिख रही है उसके बारे में भी फिर से वर्किंग शुरू कर दी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जिस तरह से शिवसेना को पहले तोड़ा गया था, शायद हो सकता है शिवसेना को जोड़ने की कोशिश की जाए, और उद्धव ठाकरे का महत्व केंद्र तथा राज्य में आपको नजर आएगा। यदि वो समझदार होंगे तो वो उद्धव ठाकरे अपने पिता के द्वारा किए गए कामों के विरुद्ध जो गए हैं, अगर वो पश्चाताप करते हुए जाते हैं तो उन्हें झुक के जाना होगा, ऐसा मेरा मानना है। वो अगर इंतजार कर रहे हैं बीजेपी का तो वो उनके पक्ष में भी गलत जा रहा है। उनको मेरे ख्याल से सक्सेना साहब चले जाना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे जल्दी ही एनडीए का पार्ट होंगे और महायुति का पार्ट होंगे, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।